आज मैं आपके लिए अंग्रेजी ग्रामर का टॉपिक है फ्रेजल वर्ब, जिसे हम हिंदी में पदबंध क्रियाएं कहते हैं। फ्रेज अल वर्ब यानी ऐसी क्रियाएं जिनके साथ हम वर्ब के साथ में एडवर्ब या प्रीपोजिशन लगाते हैं और एक नया शब्द बना देते हैं, वो नया वर्ड बन जाता है, वो फ्रेजल वर्ब के अंतर्गत आता है। लेकिन उस फ्रेजल वर्ब में वर्ब का अर्थ अलग होता है, प्रीपोजिशन का अर्थ अलग होता है, और जब दोनों को मिला दिया जाता है तो एक तीसरा ही अर्थ निकलता है। जैसे गिव, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, GIVE गिव। गिव का मतलब आप सब जानते हैं, गिव मतलब होता है देना, ठीक है। UP अप, अप मतलब होता है ऊपर। तो दोनों अलग अलग है। गिव वर्ब है, अप प्रीपोजिशन है। सुन लेना, गिव क्या है भाई? वर्ब। वर्ब मतलब हिंदी में जिसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया क्या होती है? किसी काम को करना या होना पाया जाना क्रिया कहलाता है हिंदी के अंतर्गत, जिसके शब्द के अंत में ना, पढ़ना, लिखना, बोलना, चालना, उठना। और इंग्लिश में वर्ब दैट वी कैन डू एनी वर्क, रीड, राइट, स्लीप, लाफ, विप, बाथ, ड्रिंक। ये जो बताया मैंने वर्ब से रिलेटेड, और ये अप यानी ऊपर, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन यानी नाउन के साथ में वर्ब से पहले जो लगाए जाते हैं, जैसे ही इज सिटिंग ऑन द टेबल, ऑन, इन, अंडर। ये सारे प्रीपोजिशन अलग अलग टाइम के, प्लेस के हिसाब से होते हैं। इनसे संबंधित यानी प्रीपोजिशन हो, वर्ब हो, नाउन हो, इनसे रिलेटेड वीडियोस मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोड कर दिए हैं। आप विजिट कीजिए और वहाँ आपको खूब सारे हर विषय से रिलेटेड कक्षा 1 से 10वीं से जो नया सिलेबस NCERT का है उसके अकॉर्डिंग जो पार्ट बने हुए हैं, 3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, उनके रिकॉर्डिंग के अनुसार आपको वीडियोस उपलब्ध हो जाएंगे। तो मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। गिव यानी देना, अप यानी ऊपर। तो गिव और अप दोनों अलग अलग है, इनका मतलब होता है, अब इन दोनों को यदि हम साथ लिख दे, देखो दोनों को साथ लिखता है गिव और अप, ये दोनों हम साथ लिख देते हैं तो गिव अप का मतलब होता है त्यागना। हिंदी में क्या कहता है? गिव अप का मतलब क्या हो गया? त्यागना। जो मैंने ये बताया आपको, ये वर्ब आपका मतलब हो गया, समझ में आपके आगे होगी। गिव अप का मतलब होता है त्यागना। इस तरीके से जो दोनों से अलग ही अर्थ बन गया, दोनों से अलग जो अर्थ बन गया है उसको हम क्या कहते हैं? गिव अप से संबंधित लेते हैं। गिव अप यानी छोड़ना या त्यागना हिंदी में कहते हैं। और इंग्लिश मीनिंग क्या बन गई? गिव अप। यू शुड गिव अप टोबैको। तो गिव अप को हम साथ में लेते हैं। जो ये नया शब्द बना है गिव अप, ये हमारा फ्रेजल वर्ब कहलाता है। आपके समझ में आ गया होगा। अब आप मेरे साथ राइट नोट कीजिए जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। क्या? परिभाषा यानी मीनिंग। गिव अप जैसे हमने बनाया है, गिव और अप को दोनों को अलग अलग एक वर्ब थी और एक प्रीपोजिशन था। तो इससे मैं आपको एक बता रहा हूं, आप लिखिए मेरे साथ साथ। मीनिंग इसका क्या होता है इंग्लिश में बताऊंगा और हिंदी में भी बताऊंगा। आप लिखिए, फ्रेजल वर्ब इज ए, लिखिए आप मेरे साथ साथ, मैं भी लिख रहा हूं। फ्रेजल वर्ब इज अ, लिख रहे हो आप भी? आराम से धीरे धीरे लिखिए। कॉम्बिनेशन फ्रेजल वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। टू और मोर भी हो सकते हैं, मोर देन टू, टू और मोर देन टू, ठीक है। विच हैज ए सिंगल मीनिंग, देखो टू वर्ड्स विच हैज अ सिंगल मीनिंग, यानी दो शब्द अलग अलग लेंगे, लेकिन दोनों को जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे दोनों को, तो क्या करेंगे? दोनों की मीनिंग क्या आएगी? सिंगल होगी। लेकिन दोनों को जब पार्ट कर दिया जाता है तो दोनों का मीनिंग अलग अलग हो जाता है, ठीक है। एंड विच, देखो मीनिंग
एंड विच इज डिफरेंट, यानी जो नया अर्थ होगा, नया शब्द का अर्थ बनेगा, वो दोनों जो डिफरेंट है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अ सिंपल, डिफरेंट फ्रॉम अ सिंपल एडिशन of the meaning of its parts, आपके समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। और इसके अंदर, इसमें देखो सुनो, आप जैसे इसमें हम यूज करते हैं वर्ब और एडवर्ब यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए, आप ये समझ आ गया होगा कि इसमें दो या दो से अधिक शब्द होते हैं, उनको हम जोड़ते हैं, जिनका अर्थ जो मूल अर्थ से होता है अलग हो जाता है। जब दोनों सेपरेट होते हैं तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें रूल्स क्या है, रूल्स लिखिए, वर्ब के साथ में वर्ब प्लस एडवर्ब हो सकता है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, जैसे देखो गेट, GET, गेट यानी पाना या फाउंड एंड प्राप्त करना कोई भी चीज, हिंदी में इसको गेट कहते हैं। अप मतलब होता है ऊपर, है ना। अब इस दोनों को हम यदि साथ में ले लें, दोनों को क्या है, गेट अप, मतलब है राइज फ्रॉम स्लीप, यानी उठना, सो करने के बाद में जब उठते हैं उसको क्या कहते हैं, गेट अप। आई गेट अप एट 5 o'clock। लेकिन यदि गेट और अप का दोनों का डिफरेंट अर्थ लिया जाए तो दोनों में गेट का एक कहता है पाना और दूसरे को होता है अप यानी ऊपर। इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि जो बन जाता है, इसको ध्यान रखना कि यदि आप जिस वर्ब में इसका यूज करो उसी वर्ब के साथ उसका अलग अलग प्रीपोजिशन लग करके उसमें भी अलग अलग अर्थ अलग अलग बन जाते हैं। आया समझे। अब मैं आपको इसके साथ में बताना चाहता हूं कि फ्रेजल वर्ब को मुहावरेदार क्रियाएं भी कहते हैं। ईडियम और फ्रेज वो अलग होती है, ईडियम और फ्रेज वो भी हम आपको अलग एक टॉपिक लेकर के पढ़ाएंगे। जिस प्रकार हिंदी में 9 2 11 होना, ऐसे समझे, भाग जाना जिस तरह कहते हैं हिंदी में, उस तरह इंग्लिश में भी होता है द एलिफेंट टिथ, यानी खाने के हाथी के दांत। ऐसा जिस तरह हिंदी में मुहावरे और लोग क्या होते हैं, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में भी ईडियम और फ्रेज होते हैं। उनसे रिलेटेड टॉपिक हम आपको अलग बताएंगे। आज बता रहे हैं आपको फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब फ्रेजल वर्ब जैसे क्या होती है, क्रिया के साथ में आप प्रीपोजिशन लगा दो, क्रिया के साथ में हम एडवर्ब लगा दो, तो एक नई मीनिंग और नया वर्ड बन जाएगा। उससे हम क्या कहेंगे, फ्रेजल वर्ब। उसके आधार पे आपको अब बताना चाहता हूं मैं टाइप्स। क्या बताना चाहता हूं, टाइप्स बताना चाहता हूं। जैसे देखो, अब टाइप्स के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं इसके टाइप्स कितने होते हैं। आप भी लिखिए मेरे साथ। फ्रेजल वर्ब को अपन कराते हैं आपके लिए 3 सिचुएशन में, इसको हम यूज में लेते हैं। आया समझे, यानी अब 3 और 4, चलो टाइप्स लिखते हैं। आप मेरे साथ लिखिए, आप टाइप्स यानी फ्रेजल वर्ब कितने टाइप्स की होती है। टाइप्स में लिखिए आप 4 टाइप्स। कितने टाइप्स की होती है, 4 टाइप्स। अब 4 टाइप्स कौन कौन से है मैं आपको एक एक बताता हूं। 4 टाइप्स। अब 4 टाइप्स के अंदर आपको क्या लिखो, फ्रेजल वर्ब। ये चार्ट के माध्यम से मैं आपको एक एक बता रहा हूं कि जो फ्रेजल वर्ब होती है उसको हम किस प्रकार यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले एक ऐसी फ्रेजल वर्ब सुनना जिसके पीछे ऑब्जेक्टिव नहीं हो, यानी बिना ऑब्जेक्ट वाली। पहले लिखो, आप लिखिए बिना ऑब्जेक्ट वाली, विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी बिना कर्म वाली। इंग्लिश में लिखिए आप विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी एक ऐसी वर्ब होती है एडवर्ब के साथ में, वर्ब के साथ में और वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगाने से कि वो एक अलग ही बनता है। यानी उसमें क्या होता है, सुन लेना,
क्या नहीं आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता, जिससे आपको बताना चाहता हूं फेल थ्रो। फेल थ्रो है, देखो एक एग्जांपल ले रहे हैं, फेल फेल थ्रो, ये लिए हमने फेल यानी गिरना, थ्रो यानी फेंकना, लेकिन फेल थ्रो का मतलब होता है असफल होना। क्या हो जाना, तो आप जैसे कैसे हो गए, द प्लेन फेल थ्रो, द प्लान फेल थ्रो, यानी प्लान असफल हो गया। क्या हो गया, अनसक्सेस, फेल। आज फाल थ्रो का मतलब होता है क्या हो गया, अस वी हैड टू कैंसल द प्रोजेक्ट, समझे, यानी क्या हो गया, कम टू नथिंग, हमारे पास में कुछ भी नहीं है, यानी बिना कर्म, जिसके पीछे लास्ट में आती है द प्लान, सब्जेक्ट हो गया, ये फेल थ्रो फ्रेजल, और इसके बाद में पीछे ऑब्जेक्ट नहीं, ये हो गई पहली वाली। दूसरी होती है जिसके पीछे ध्यान रखना, क्या आता है, ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट वाली, कर्म वाली, जिसके पीछे क्या आता है, कर्म हो, विथ ऑब्जेक्ट। पहले था विदाउट और दूसरा है विथ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, आप भी पीछे धीरे धीरे लिखिए। इसका एग्जांपल है, देखो, पिक्ड अप। पिक्ड अप का मतलब होता है क्या करना, ध्यान है आपको, केयर करना, जैसे पिक्ड अप, PICKED, और अब देखो सुनो, ये पास्ट टेंस है। फ्रेजल वर्ब बनाते समय जो प्रीपोजिशन और एडवर्ब होता है उसमें नथिंग चेंज होता है, लेकिन वर्ब पास्ट में भी होती है और प्रेजेंट में भी होता है। तो पिक, प्रेजेंट में पिकअप, और पिक्ड अप यानी इसको हम पालन पोषण कर सकते हैं, जैसे वी पिक्ड अप द चिल्ड्रन एट 3, यानी हम 3 साल के बच्चे का पालन पोषण करते हैं। तो क्या हमने लिया 3 साल के बच्चे को, तो वी पिक्ड अप, वी पिक्ड, वी आ गया सब्जेक्ट, पिक्ड अप आ गया क्या, फ्रेजल वर्ब, और ऑब्जेक्ट आ गया द चिल्ड्रन एट 3, द चिल्ड्रन एट 3, यानी हम 3 साल के बच्चे को हम एडॉप्ट करते हैं, पिक्ड अप यानी लेते हैं, ये आ गया इसमें ऑब्जेक्ट के साथ। आपको अच्छी तरह समझ आ गया। ठीक है, अब देखो इसको हम ध्यान रखो, जैसे फेल थ्रो, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। पिक्ड और अप को हम अलग भी लिख सकते हैं, जैसे वी पिक्ड चिल्ड्रन अप द 3, आया समझे, पिक्ड 3 है भाई, THR 3। ठीक है, तो इसको कैसे लिखे, देखो, वी पिक्ड द चिल्ड्रन अप एट 3। इस तरीके से पिक्ड और अप को हम क्या करें, दोनों के बीच में हम ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। आगे और समझे, अब यानी बीच में जगह छोड़ जाए, ऑब्जेक्ट और बीच में क्या हो जाए, दोनों को जगह छोड़ जाए। अब विथ ऑब्जेक्ट विदाउट स्पेल, यानी कोई बीच में जगह नहीं छोड़ी जाए, आया समझे। तो क्या करना चाहिए, ऑब्जेक्ट तो लेते हैं और डू नॉट स्प्लिट, नॉट स्प्लिट, यानी हम कर्म को तो साथ में लेंगे लेकिन उनके बीच में जगह नहीं छोड़ेंगे। जैसे देखो एग्जांपल ले रहे हैं आपके, गेट राउंड, गेट और राउंड, देखो गेट राउंड, अब दोनों को आराम से लिखता ROUND, इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। जैसे पिक्ड और अप को हमने अलग किया, इसमें इसको अलग नहीं कर सकते। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, हाउ आर वी गोइंग टू गेट राउंड, हाउ आर वी गोइंग टू गेट राउंड। अब गेट राउंड को अलग नहीं कर सकते हैं, दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम, यानी गेट राउंड का मतलब होता है समाधान, ऐसे इस तरीके से। और चौथी होती है, ध्यान रखो, टू पार्टिसिपेल, विथ टू पार्टिसिपेल, यानी प्रीपोजिशन टू भी हो सकते हैं, एडवर्ब टू भी हो सकती है, ये ध्यान रखना, इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे समझे। यानी टू पार्टिकल्स है, पार्टिकल में कौन कौन से आते हैं, देखो, गेट रीड ऑफ,
GET गेट, RID रीड और ऑफ, रन आउट ऑफ, जिसलिए रन आउट और ऑफ, आउट और ऑफ, ये दो आगे ऐसे, यानी एक वर्ब के साथ में एडवर्ब और प्रीपोजिशन हो सकता है, एक वर्ब के साथ में दो एडवर्ब हो सकती है, एडवर्ब के साथ में प्रीपोजिशन दो हो सकते हैं, और प्रीपोजिशन और एडवर्ब यानी दो चीज होनी चाहिए, जिसे बताया रन आउट ऑफ यानी कमी। तो जैसे देखो आई एम अफ्रेड, देखो एक प्रैक्टिकल बता रहा हूं, आई एम अफ्रेड, मुझे डर है कि वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क, वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क, यानी हमें डर है कि हमारे दूध की कमी हो जाए, रन आउट ऑफ यानी दूध की कमी हो जाने, ऐसा या समाप्त हो जाने के लिए। आपके समझ आ गया होगा। इस तरीके से मैंने वो चार्ट के माध्यम से आपको एग्जाम्पल के साथ में बताया है। अब मैं आपको महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, दो चार फ्रेजल वर्ब हैं मैं लिखवा रहा हूं, उनको आपको भी लिखना है मेरे साथ साथ, आया समझे, और उनको याद भी करना है। तो आप यहाँ तक नोट्स बना लिए होंगे। अब मैं आगे बता रहा हूं आपको, दो चार फ्रेजल वर्ब आज ले रहे हैं, और अब आप जो स्कूली शिक्षा है उसमें आपको, और जो बड़ी विश्वविद्यालय शिक्षा है वहां पर आपको इनके यूजेज के बारे में भी लिखना पड़ता है, और जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें उनका यूजेज लिखा हुआ होता है कहीं पर, उनका मीनिंग, कभी तो उसका मीनिंग बताना पड़ता है और कभी उसको आपको बताना पड़ता है। जिससे मैं आपको बताना चाहता हूं, मोस्ट है आपके लिए ब्रेक। एक शब्द लिखिए आप, BREAK लिखिए भाइयों, ब्रेक मीन्स तोड़ना। देखो एक है वर्ड है BREAK, ब्रेक, ब्रेक मीन्स तोड़ना, ये तो इसका है क्या मीनिंग, जिसमें हम सिंपल वर्ब क्या कहते हैं। अब ब्रेक के साथ में देखो, अब अलग अलग मैं बना रहा हूं, क्या लिखा हमने, ब्रेक। तो अब ब्रेक के साथ में देखो, लिखो पहले ब्रेक अवे, BREAK, ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मतलब क्या होता है, दो चार मैं आपको और बता रहा हूं, ब्रेक डाउन, ब्रेक अवे, ब्रेक डाउन। जो महत्वपूर्ण है, मोस्ट है, दो चार एक एक दो दो लिखता हूं, ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू, और ब्रेक आउट, ये महत्वपूर्ण है चार। ब्रेक अवे का मतलब होता है सीधा है टू गो अवे, एस्केप, ESCAPE, भाग जाना, ESCAP यानी बचकर भाग जाना। अब ये मैंने बताया ब्रेक अवे, इसका मीनिंग लेते हैं, द थीफ ब्रोक अवे फ्रॉम द प्रिजन। इसका मीनिंग मैं देखो आपको वर्ड के साथ में बता रहा हूं, द थीफ ब्रेक फर्स्ट फॉर्म है, यानी चोर जेल से भाग चुका था, तो द थीफ ब्रोक, BROK, ब्रोक अप, अपने आएगा, ब्रोक अवे क्या आएगा, ब्रोक अवे, BROKE, ब्रोक अवे फ्रॉम द प्रिजन। आप भी लिखिए, ये आया है ब्रोक अवे, ब्रोक अवे यानी एस्केप यानी भाग जाना, टू गो अवे, आया समझे, टू गो अवे दूर चले जाना। आगे समझे, दूसरा है ब्रेक डाउन, कोलैप्स, COLLAPSE, COLLAPSE, कोलैप्स, कोलैप्स हो गए यानी क्या हो गए, डाउन हो गए यानी टूट जाना। कोलैप्स का मतलब होता है टूट जाना। आप भी लिखिए, हिंदी और मीनिंग दोनों बता रहा हूं। ब्रेक डाउन का मतलब होता है कोलैप्स यानी टूट जाना, जैसे आवर कार ब्रोक डाउन इन द वे टू आगरा, यानी हमारी कार क्या हो गई, कोलैप्स हो गई, बंद हो गई। तो आवर कार आप भी लिख सकते हो, आवर कार लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, ब्रेक डाउन, तो ब्रेक की जगह सेकंड फॉर्म कौन सी हो गई, ब्रोक डाउन, BROK, ब्रोक डाउन इन द वे ऑफ आगरा, लिख दो आप भी, ऑन द वे टू आगरा, डाउन ऑन द वे टू आगरा, एंड ब्रेक फेल होना हुआ, ब्रेक डाउन। ब्रेक इनटू,
ब्रेक इनटू, ये भी आप एंटर बाय फोर्स, ब्रेक जबरदस्ती, एंटर बाय फोर्स, एंटर बाय FORC, फोर्स जबरदस्ती, जबरदस्ती, कोई जबरदस्ती करता है नहीं करता। ही ब्रेक इनटू द हाउस, यानी सेंध मारना, चोर घर के अंदर घुसे। अब जिसे कहते हैं ही, या थिफ लिख दो, thief broke into the house through window। ये आपके समझ आ गया होगा। यानी जबरदस्ती चोर है, खिड़कियों को सेंध मारी करता है। इसको ब्रेक इनटू का मतलब सेंध मारी भी होता है। चोर घर में जो सेंध मारी करता है उसको सेंध मारी भी लिख सकते हैं आप। ब्रेक इनटू का होता है। और ब्रेक इनटू, ब्रेक है तोड़ना, इनटू यानी अंदर में, ये दोनों का भावार्थ अलग होता है, लेकिन ब्रेक इनटू को साथ करते हैं। अब ब्रेक आउट बहुत महत्वपूर्ण है। आया समझे, फायर अचानक छिड़ जाना, वायलेंस, फायर, ब्रेक आउट का मतलब होता है फायर, वायलेंस। आया समझे, ये आप भी लिखिए, जैसे देखो। और एपिडेमिक यानी महामारी, एपिडेमिक लिखो, एपिडेमिक यानी महामारी। तो कोलेरा जो हैजा है, इसके सेंटेंस लिखिए, कोलेरा हैज ब्रेक आउट आफ्टर द फ्लड, CHO, कोलेरा हैज, आया समझे, ब्रोक डाउन, अब तो हेज आया तो क्या आ गया, ब्रोकन। क्यों कि जब पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर का जो परफेक्ट होता है उसके साथ हेज है आने पे, हेड आने पे, विल है सेल आने पे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो कोलेरा हैज ब्रोकन आउट आफ्टर द फ्लड, आफ्टर द फ्लड यानी हेजा है महामारी का रूप धारण करता है बाढ़ आने के बाद में। ये जो मैंने ब्रेक का बताया है, अब आगे बता रहा हूं दूसरा कैरी का। क्या बता रहा हूं, कैरी। तो CARR कैरी, कैरी मतलब हिंदी में तो होता है ले जाना, क्या करना, ले जाना। अब कैरी के लिए आपको महत्वपूर्ण दो चार इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि कैरी के साथ में लिखिए कैरी ऑन। सबसे पहले लिखिए आप भी कैरी ऑन, कैरी ऑन, ठीक है। अब आप दो एक और लिखिए कैरी आउट, कैरी ऑन, कैरी आउट, OUT, ठीक है। अब आगे लिख दीजिए कैरी आउट, कैरी ऑन, कैरी ऑफ, कैरी ऑफ, तीन। और एक और लिख लीजिए कैरी अवे। ब्रेक अवे भाग जाना, कैरी अवे का मतलब इसके हिसाब से अलग अर्थ होगा। सबसे पहले का कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब है कंटिन्यू, जारी रखना, टू कंटिन्यू। अब कैरी ऑन के लिए लिखो टू कंटिन्यू, शेयर, ठीक है। लिखिए आप ठीक है, आप भी लिखिए कंटिन्यू यानी जारी रखना। कैरी ऑन योर स्टडी, आपकी पढ़ाई जारी रखिए। इस तरीके से आई शेल कैरी ऑन माई स्टडी, ठीक है। आई शेल कैरी ऑन माई स्टडी, ये कैरी ऑन आ गया, यानी मैं मेरी पढ़ाई जारी रख रहा हूं, यानी बीच में नहीं छोड़ रहा हूं। कैरी आउट दूसरा है, कैरी आउट यानी एक्सक्यूट यानी पूरा करना, एग्जीक्यूट यानी पूरा करना। ही विल कैरी आउट माई प्रोमिस, आया समझे। तो आई या फिर ही विल कैरी आउट माई ऑर्डर, लिख दिया आप, ही विल कैरी आउट
माई ऑर्डर, यानी जो मैंने ऑर्डर दिया उसको वो पूरा करेगा। कैरी आउट यानी एग्जीक्यूट करना या एक्कम्प्लिश करना या कंप्लीट करना। कैरी ऑफ, कैरी ऑफ का मतलब होता है साथियों किल, बियर अवे यानी मार के ले जाना। आया समझे? मैंने महामारी जिसे किल भी कर सकते हैं, किल यानी मारना भी होता है, और बड़ी बड़ी भयंकर महामारी होती है उसको भी अपन बियर अवे, BEAR अवे, बियर अवे। ये भी वापस आ गई कौन सी? ये मार, महामारी से मारना यानी महामारी से। तो कोलेरा को महामारी बताया गया है, तो कोलेरा लिखिए आप भी, कैरिड ऑफ, कैरिड ऑफ OFF यानी कैरिड ऑफ यानी महामारी के रूप में जो मारा गया है कोलेरा के द्वारा। आधी गांव की जनता कोलेरे से मर गई है, यानी द पीपल ऑफ हाफ, जो कोलेरा कैरिड ऑफ हाफ द पीपल, हाफ द पीपल ऑफ विलेज, यानी गांव के आधे लोग कोलेरा से मर गए। कैरी अवे, कैरी अवे का मतलब होता है बियर ऑफ यानी ढोना, ले जाना। बियर ऑफ, देखो ये बियर ऑफ और बियर अवे भी कैरी ऑफ के समान जो सिमिलर है, और कैरी ऑन का जो मैंने बताया है बियर ऑफ यानी ढोना, ले जाना। आप ही लिखे बियर ऑफ यानी ले जाना, ढोना, सामान को लेकर के जाना, ठीक है। तो द क्रो कैरिड अवे गोल्डन नेकलेस, ले गए। देखो द क्रो कैरिड अवे द गोल्डन चेन या नेकलेस, ठीक है। ये जो मैंने बताया है इस तरह से कौवा सोने का हार ले गया, ये मैंने आपको ब्रेक और कैरी से संबंधित 2 महत्वपूर्ण फ्रेजल वर्ब बनाई। अगले वीडियोस में आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इसके अलावा जो एग्जाम में आने लायक है वो बताई जाएगी। नमस्कार।